जैसे भारत माता की जय बोलना है या देश की बात करनी है, अरे संगी हो क्या, वाजपेयी हो क्या, यानी कि देशभक्ति और बाकी सारी चीजें क्या इनकी बपौती हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया 2 प्रकरण चाणक्य और चंद्रगुप्त पर है। उसमें एक जगह कहा गया कि चाणक्य एज अ ब्राह्मण फॉक्स, उसका वर्णन भी बताया गया और उसकी तुलना लोमड़ी से की। नमस्कार दोस्तों, शशि संवाद की सुन लो सबकी श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस बार हम बात करेंगे धुरंधर की। धुरंधर 1 आई, हिट हो गई। धुरंधर 2 आई, सुपर हिट हो गई। अब लोग उसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। इस प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया है वर्तमान में चाणक्य जैसे सीरियल बनाने वाले, पिंजर और पृथ्वीराज चौहान जैसी फिल्मों को देने वाले डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी से खास बातचीत की भारतीय चित्त साधना के सचिव श्री अतुल गंगवार जी ने। आइए देखते हैं इस बातचीत के कुछ अंश और बेनकाब करते हैं इस प्रोपेगेंडा को। नमस्कार मित्रों, मैं अतुल गंगवार भारतीय चित्त साधना के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। लोग कहते हैं कि 2014 के बाद देश में देशभक्ति की बयार आई, सरकार बदली, लोग बदले, तो फिर देश कला संस्कृति से जुड़े हुए मनोरंजन जगत में इस तरीके के जो राष्ट्रवादी जिसे कह लें या एक दूसरा दृष्टिकोण है, ऐसे कार्यक्रमों की भरमार हुई, ऐसे सिनेमा की भरमार हुई। पर आज मैं आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराने वाला हूं जिन्होंने इस तरीके के कार्यक्रमों की, अगर कहा जाए, एक नींव रखी और उस दौर में रखी जब इस तरीके के कार्यक्रमों को संरक्षण देने वाला कोई नहीं था। जी, मैं बात कर रहा हूं चाणक्य, आधुनिक के चाणक्य डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत अभिनंदन है। डॉक्टर साहब को हम लोग चाणक्य के रूप में देखकर बड़े हुए। टीवी, वीडियो और डीवीडी के जमाने में हमारे बाद वाली पीढ़ियों ने भी चाणक्य देखा और डॉक्टर साहब को सराहा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसने इस देश में जब प्रसारित हो रहा था, लोगों के मन में देशभक्ति की ज्वाला जगा दी। डॉक्टर साहब, आप एक दौर बदलता हुआ देखे हैं और मुझे याद है कि चाणक्य का प्रसारण पूरा नहीं हो पाया था। उस समय की सरकार ने उसके तेज को देखते हुए बंद कर दिया था। तब से लेकर अब तक आज अब एक नई तरीके का देश में एक उत्साह है और लोग एक नई तरीके की, जो हमारी कला संस्कृति, हमारे बात विचार से जुड़ी हुई जो कार्यक्रम है या सिनेमा है, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये जो एक परिवर्तन आपको देखने आया, तो वो अनुभव और ये अनुभव कैसा है आपके लिए? अतुल, स्पष्ट है कि जब देश का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रवादी विचारधारा का अगर समर्थन करे तो फिल्मकार में भी उत्साह होता है और जो लोग टेलीविजन के माध्यम में काम करते हैं उनमें भी उत्साह होता है। और कई बार मैं कहता हूँ, आप उत्साहवर्धन न भी करें तो कम से कम उसके कार्य में बाधा न पहुंचाए। आज ये कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन चाणक्य के साथ वैसा ही हुआ था। उस समय पूरा प्रयत्न हुआ था कि उसको रोका जाए, इसलिए उसमें कई कटौतियां भी हुई। 2014 के बाद हम सबके लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक इस तरह का वातावरण, सकारात्मक वातावरण तो जरूर बना है। मैं ये भी कहना चाहूंगा इसके साथ कि जब 91-92 में चाणक्य का विरोध हुआ, तब भी देश के अलग अलग समूहों के व्यक्तियों ने, राजनीतिक दल के व्यक्तियों ने उसका समर्थन किया था। कई विचारक ऐसा मानते थे, जो भले ही चाणक्य के विरोधी भी रहे, कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की यदि हम लोग बात करते हैं तो यह अधिकार चाणक्य के निर्देशक को भी होना चाहिए। और यदि आपको ये चाणक्य ठीक नहीं लग रहा है तो इसका उत्तर ये नहीं है कि आप इसे रोकें। इसका उत्तर ये हो सकता है कि आप उससे बेहतर या एक वैकल्पिक चाणक्य बनाएं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक ऐसा समय था जब मैंने और कई फिल्मकारों ने सरकार के साथ संघर्ष किया। आज बहुत ही उपयुक्त समय है और जो नए फिल्मकार हैं, युवा फिल्मकार हैं, युवा टेलीविज़न के जो प्रोफेशनल्स हैं, व्यावसायिक लोग हैं, वो इस माध्यम का सकारात्मक उपयोग कर रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब, एक और बड़ी चीज, एक जो पिछले कुछ वर्षों में निरंतर देखने में आई है, कला सिनेमा के क्षेत्र में हमेशा से कोई ना कोई एक विचार प्रभावी रहा है और जब उस विचार पर चर्चा हुई या बात हुई तो लोगों ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी, और इस शब्द का आपने भी अभी इस्तेमाल किया। और अभी पिछले कुछ समय में 2014 के बाद जो कुछ नैरेटिव या जो कुछ फिल्में आई हैं
जिन्होंने, चाहे जिसमें कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी 2 हो, बस्तर हो, अभी हालिया रिलीज धुरंधर हो, तो इसको प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है। तो ये दोनों चीजें व्यक्ति अपने सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। जब आप कर रहे हैं तो वो अभिव्यक्ति की आजादी है, और जब दूसरा कर रहा है तो वो प्रोपेगेंडा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि जब जब राष्ट्रवादी विचारधारा आई तो उसको ऐसे मान लिया गया कि ये भाजपा की विचारधारा है। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब स्वर्गीय मनोज कुमार की जो फिल्म थी उपकार, या तमाम उनकी जो फिल्में रही, उसमें एक राष्ट्रीय स्वर कहीं ना कहीं हम लोगों को सुनाई पड़ता है, पर किसी ने नहीं कहा कि वो विचारधारा, एक खास विचारधारा की फिल्म है। उन्होंने शहीद नाम की फिल्म में काम किया था, उसमें भी कहीं ऐसा नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि 2014 के बाद राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के उत्कर्ष के साथ जो उसके राजनीतिक विरोधी हैं और जो उनके राजनीतिक विरोधी पत्रकारिता या मीडिया के माध्यम में काम करते हैं, उनको ऐसा लगा कि उनके पैरों तले की जमीन खिसक रही है। गुणात्मक रूप से भी वे फिल्में अच्छी बना रहे हैं। जैसे कि मैं कश्मीर फाइल्स की बात करूंगा। कश्मीर फाइल्स की फिल्म अच्छी है बुरी है, इस पर विवाद हो सकता है, इस पर जो भी समीक्षक हैं वो अपनी आलोचनाएं लिखते हैं, लेकिन आपके तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी जनता ने उसको सराहा, उसको स्वीकार किया, उसको देखा। हम सब बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं। यदि आप हिंदी सिनेमा जगत की बात देखें तो हर फिल्म मेकर या हर निर्देशक, अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ। उसी मापदंड पे आप इन फिल्मों को खारिज क्यों करते हैं? वो चाहे कश्मीर फाइल्स रही हो, चाहे वो केरला स्टोरी रही हो, चाहे वो धुरंधर रही हो। मेरा तो ये मानना है कि हमारे समय की धुरंधर एक बहुत ही उल्लेखनीय फिल्म है, और धुरंधर ने, और ख़ास तौर पर हमारे निर्देशक आदित्य ने जिस प्रकार की वो फिल्म बनाई है, उससे जितने पुराने फिल्मकार या समकक्ष या प्रतिस्पर्धी फिल्मकार हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये भूचाल सा एक व्यक्ति ने ला दिया है, जिसके विचारधारा में राष्ट्र प्रथम है। अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी देखें तो आप देखेंगे कि चाहे वो उरी हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे धुरंधर हो, हर किसी में एक सूत्रता है, और वो सूत्रता भारत को लेकर है, भारत की चिंता को लेकर है, और उन्होंने अपनी फिल्मों में भारत, भारतीयता, भारतीय मूल्य, इनको आगे रखा है। तो इसमें एजेंडा क्या है? मेरा तो मानना है ये हर फिल्मकार का एजेंडा होना चाहिए। नहीं, एक चीज जैसे अभी आपने उल्लेख किया मनोज कुमार जी का, जिन्हें भारत कुमार की कहा जाता था, और उनका सिनेमा सत्ता में, उस समय देश को आज़ादी दिलाने वाला दल उस समय सत्ता में था। उपकार फिल्म जय जवान जय किसान के नारे पर जो शास्त्री जी ने दिया था, उस पर बनाई थी उनकी, और तमाम फिल्में चाहे वो पूर्व और पश्चिम थी, कहीं ना कहीं भारतीयता, भारतीय संस्कार उसमें रहे। आपको क्या ये लगता है कि सिर्फ एक राजनीतिक दल के सत्ता में आने के बाद, या उसका जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आज वो इतना सशक्त है क्योंकि लोगों ने देशभक्ति को, राष्ट्रीयता को, राष्ट्रवाद को उसके साथ जोड़ दिया, इन फिल्मों का विरोध शुरू हो गया। जो केरला स्टोरी और इस तरीके की जो फिल्में बनकर आ रही हैं, इनको प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया। प्रोपेगेंडा तो वो भी था, ऐसा नहीं है, अगर आप कटघरे में खड़ा करना चाहें, लेकिन क्योंकि अब वो बात और वो विचार, अब जैसे भारत माता की जय बोलना या बाकी सारी चीजें करना या देश की बात करनी है, तो अरे संघी हो क्या, भाजपाई हो क्या, ये चलता है। यानी कि देशभक्ति और बाकी सारी चीजें क्या इनकी बपौती हैं? मैं इसका उत्तर दूसरे प्रकार से दूंगा। जैसा कि तुमने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने वाला पक्ष, इसको मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। देश की आज़ादी में बहुत सारे राजनीतिक दल थे, बहुत सारे संगठन थे, और देश की आज़ादी की लड़ाई आम भारतीय कर रहा था। कुछ दल उसका नेतृत्व कर रहे थे, और आज़ादी के बाद उन लोगों को ऐसा लगा कि भारत को आज़ादी
उन लोगों ने ही दिलाई है। मैं बात को और स्पष्ट करके कहूँगा कि भारतीय कांग्रेस ने हमेशा इस बात को बड़े जोर से कहा कि आज़ादी कांग्रेस के कारण प्राप्त हुई। मैं लोगों को यह बात भी याद दिलाना चाहूँगा कि महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद कांग्रेस के विसर्जन का सुझाव दिया था, इसीलिए कि देश की आज़ादी की लड़ाई ये देश के नागरिकों की लड़ाई है, किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है। लेकिन संयोगवश देश के लगभग 60-70 साल एक दल ने भारत पर शासन किया। उनके राजनैतिक विरोधी, उनके वैचारिक विरोधी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि इस उग्रता, इस बड़े समर्थन के साथ सत्ता में आएंगे, क्योंकि ये विचारधारा का युद्ध था, विचारधारा की लड़ाई थी। 70 वर्ष तक जब किसी एक पक्ष ने राज्य किया उसकी भी आलोचना हुई, और एक पक्ष जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं वो 2014 के बाद, उसके पहले एक बार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन वो एक मिलीजुली सरकार थी, बहुत सारे दलों ने मिलकर एक दल बनाया था जो देश का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन 2014 से स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देश को दिशा दिखा रहा है। अब जिनको ये स्वीकार्य नहीं है वे किसी न किसी प्रकार से हर ऐसी चीज जो देश के बारे में विचार रखती है, देश के गौरव को रेखांकित करती है, उसमें दोष ढूंढते हैं, और किसी भी वस्तु पर आरोप लगाना कि ये प्रोपेगेंडा है। मैं चलिए एक बार मान लेता हूं कि ये प्रोपेगेंडा है, तो वो प्रोपेगेंडा किसका है? भारतीय विचारों का है, भारतीयता का है, भारतीय मूल्यों का है, भारत के संघर्ष का है, आम भारतीय क्या सोचता है उसके बारे में है। और यदि ये प्रोपेगेंडा है तो मैं भी ऐसा प्रोपेगेंडा बार बार करना चाहूंगा। इसके अतिरिक्त यदि आपको ये लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है तो आपको किसने रोका है? आपके पास क्या कोई विचार है जिसे आप प्रोपेगेंडा कहकर भी समाज के सामने ले जा सकते हैं? सच्चाई यह है कि आपके पास विचार नहीं है, और इसीलिए जब भी कोई विचारवान फिल्म, मैं ऐसी कई फिल्में देख चुका हूं, आप देख चुके हैं, देश देख चुका है, जो देखते ही ऐसा लगता है कि ये साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है या ये साम्यवादी विचारधारा का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने उन्हें प्रोपेगेंडा वाली फिल्म कहा? किसी ने नहीं कहा। मैं छोटा सा आप लोगों के सामने एक उदाहरण रखता हूं। विभाजन पर कई फिल्में बनी। गर्म हवा नाम की एक बहुत ही सुंदर फिल्म बनी। मैं व्यक्तिगत तौर पर गर्म हवा का बड़ा प्रशंसक हूं। मैंने हाल में देखी और मैंने बार बार सुना कि विभाजन पर बनी हुई फिल्मों में वह श्रेष्ठ फिल्म है। जब सिनेमा की समझ आई और अब देखा जब मैंने उसे, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि क्या गर्म हवा विभाजन की फिल्म है या विभाजन के बाद मुस्लिम मानस में जो संघर्ष चल रहा है उसकी फिल्म है? वास्तव में आप देखें तो गर्म हवा आज़ादी के बाद वे मुसलमान जो भारत में रहे हैं उनके मन में कहीं उधेड़ बुन है कि क्या भारत उनकी ज़मीन है, क्या भारत उनकी मिट्टी है, क्या उन्हें भारत छोड़कर किसी और देश में चला जाना चाहिए। और उसमें एक परिवार तय करता है, बलराज साहनी ने जो भूमिका की थी, कि नहीं ये मेरी सरजमी है, ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी मातृभूमि है, मैं यहीं रहूँगा। और मुझे लगता है हम सब ने इस विचार की सराहना की, क्योंकि हम सब मानते हैं कि इस मिट्टी पर जिसने भी भारत में जन्म लिया है उसका नैसर्गिक अधिकार है। इसकी तो हम लोगों ने कभी आलोचना नहीं की। क्या मैं ऐसा यदि किसी को कहूँ कि ये भी एक तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म थी तो सब मुझ पर कई प्रकार के आरोप लगाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि मेरे जीवन की एक ऐसी फिल्म जिसको मैं विभाजन या विभाजन के बाद के हुए परिणामों पर श्रेष्ठ फिल्म मानता हूँ, लेकिन कोई इसके बारे में नहीं कहता। और जब जैसे ही मैं पिंजर बनाता हूँ तो लोग कहते हैं ये प्रोपेगेंडा की फिल्म है। फिर वो लोग यहाँ तक कहते हैं कि नहीं, अमृता प्रीतम का लेखन तो सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन उस पर जो फिल्म बनी है
वो प्रोपेगेंडा फिल्म है, वो हिंदू विचारधारा का। तो उन दिनों अमृता प्रीतम जीवित भी थी, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। और यदि किसी ने पिंजर उपन्यास पढ़ा हो, वो देखकर मुझे बताए कि उसमें ऐसी कौन सी वस्तु अचानक मैंने डाल दी जो उस उपन्यास में नहीं है। तो कहने का मतलब है, कई बार हमारे जो साथी फिल्मकार हैं, और अब तो एक बाढ़ आई है समीक्षकों की, जब उनके पास कुछ नहीं होता, वो किसी भी फिल्म पर यह आरोपित करते हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। मैं तो इस बात से व्यक्तिगत तौर पर प्रसन्न हूं कि यदि आदित्य धर की ये प्रोपेगेंडा फिल्म भी है, तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास लिखा है। और ये इतिहास उसने लिखा है, पर इसको बनाया है भारतीय दर्शक ने। तो ये भारतीय दर्शक की जीत है कि आपकी तमाम आलोचनाओं के बाद आपको पूरा अधिकार है उस फिल्म की आलोचना करने का, जिस तरह से करें। पर दर्शक को भी ये अधिकार है कि वो आपकी आलोचना से असहमत होते हुए उस फिल्म को देखे। और इस देश के दर्शकों ने ये बता दिया, जैसे हम कहते हैं कि प्रजातंत्र में जिस पार्टी, जिस पक्ष को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं, मान लिया जाता है कि देश वैसा चाहता है। तो इस देश की प्रजा ने, इस देश के दर्शकों ने आदित्य धर की धुरंधर को सबसे ज्यादा मत दे दिए हैं बॉक्स ऑफिस के रूप में। अब आप उसका विरोध करते रहिए। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार डॉक्टर साहब ने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस बातचीत का दूसरा हिस्सा सुनेंगे हम जल्द ही शशि संवाद में सुन लो सबकी श्रृंखला के अंतर्गत। आप चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।